आप मन नहीं है। मन एक अलग अस्तित्व है, आप मन से भिन्न हैं। यू आर डिफरेंट फ्रॉम माइंड, यू आर नॉट माइंड, सो यू हैव टू माइंड द माइंड। माइंड द माइंड मतलब मन के ऊपर तुमको दृष्टि रखने की आवश्यकता है, और मन को चलाती है बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं होगी उसका मन अच्छी दिशा में नहीं चल सकता है। अब देखें, आपके बुद्धि आपके मन को, आपकी बुद्धि ने आपके मन को क्या कहा, चलो सत्संग। आ गए। यहां आपको कौन लाया है? आपका मन ही तो लाया है। अगर आते आते बीच रास्ते में मन कोई और ख्याल उठा लेता कि अरे वहाँ सेल लगी है, आज आखिरी दिन है, सत्संग तो अभी चलना है, चलो आज पहले सेल में कुछ मुनाफा कमा लें, तो आपका शरीर इधर आते आते दूसरी जगह में चले जाता। या कोई बीमारी या कोई दुख तकलीफ घर में हो जाता तो आप उसमें बिजी हो जाते, यहां तक नहीं आ पाते। मैं अभी आपके भेजे हुए प्रश्न देख रही थी, तो उसमें एक बहुत प्यारा पत्र मुझे वो कहते हैं, जिनने लिखा, वो कहते हैं कि मैं जैसे ही सत्संग पंडाल में प्रवेश करता हूँ, कम उम्र का कोई बच्चा है जिसने वो लिखा है, वो कह रहे जैसे ही मैं सत्संग पंडाल में प्रवेश करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होने लग जाती है, मन में आनंद आनंद होने लग जाता है। तो ये प्रभाव एक संत का है या एक माँ का है? ये किसका प्रभाव है? अब भाई देखिए, आपने तो हम ही में बंटवारा कर दिया है। हाँ, ये किसका प्रभाव है, किसकी वजह से हमको ऐसी अनुभूति होती है? कुछ भी मान लो प्यारे, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहां पर कुछ एक माताएं अपने छोटे बच्चों को भी साथ ला रही हैं। और एक स्कूल जाते बच्चे पत्र ने, जो अभी 4 लाइनों के अंदर लिखना सीख रहा है ना, 4 लाइन के अंदर अक्षर कैसे लिखे जाए ना, वो अभी सीख रहा है। वो बच्चे ने मुझे पत्र लिखा है, जो आपने कल अभ्यास करने को कहा था उससे मेरा आज बहुत फायदा हुआ। अपने स्कूल में मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आया और अच्छे से दिखाई भी पड़ा। अब मुझे ये समझ नहीं लग रही थी, दिखाई भी पड़ा, भाई ये कैसे हो गया, आंखें तेज हो गई, बट एक्चुअली वो गलत नहीं लिख रहा है। When you have presence of mind, जब आपका मन एकाग्र होता है तो सब चीजें साफ दिखती हैं। और जब मन में कंफ्यूजन हो तो मन में एक धुंध खड़ी हो जाती है, और जब धुंध खड़ी हो जाती है तो ना ठीक दिखता है ना ठीक सुनता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे साथ आश्रम से सेवा में कोई ना कोई मेरे शिष्य साथ में आते हैं मुझे हेल्प करने के लिए, ट्रैवलिंग में व्हाटएवर। तो उनके साथ ही अक्सर होता है, जैसे किसी को कहा मैंने नींबू ले आओ, मैंने बोला नींबू ले आओ, उनको सुना मीनू ले आओ, और वो बाहर जाके पूछे यहाँ मीनू कौन है, मीनू कौन है? तो वहाँ 4 मीनू निकल आए। बोले आपको गुरु माँ ने अंदर बुलाया है। अब बोले किसको बुलाया है? तो वापिस आके मुझे पूछते हैं जी वहाँ तो 4 हैं, आप किसको मिलना चाहेंगे? मैं हैं, नींबू को मिलना चाहेंगे, बात नहीं कुछ बन रही। मैंने कहा तुम्हें क्या सुनाई दिया? बोले आपने कहा मीनू ले आओ। मैंने मीनू नहीं कहा, मैंने तो नींबू कहा है। अब क्या हुआ? कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन की वजह से कान ने ठीक से शब्द भी नहीं सुना और कुछ का कुछ कर दिया। तो जब सुनता ठीक नहीं है तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि दिखता भी ठीक नहीं है। तो बच्चा लिख रहा है कि आज
मेरा बहुत अच्छा दिन बीता। नाम है आरव हर्षवर्धन, बहुत छोटा बच्चा लग रहा है मुझे। ऐसा ही एक मिलता जुलता पत्र है मेरे पास, ये है स्वास्तिक का। वो लिखते हैं कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और आज मेरा एक बड़ा मुश्किल गणित का इम्तिहान था। तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए मैंने आपका बताया हुआ तरीका, जो कल मैंने कहा था ना कि नेत्र की पुतली को ऊपर की ओर ले जाना, कुछ देर त्राटक करना, गहरा श्वास लेना, बोले वो मैंने किया। जब तक ये नहीं किया था तो घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, मुश्किल पेपर है, कैसे करेंगे। पर ये अभ्यास करने के बाद बोले हम तो ऐसा कंसंट्रेशन हो गए। वो लिखते हैं I could process the whole examination with a great speed and definitely it accelerated my concentration, but it was for a very transient time. पर जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ तो मैंने जितना मुश्किल सवाल इतनी आसानी से कर लिया तो खुद के ऊपर हैरानी हो रही थी कि ये कैसे कर लिया मैंने। पूछ रहे हैं कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है और फिर भूल जाती है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं इस तरीके को इस्तेमाल करूँगा तो जैसा आज मेरा इम्तिहान बहुत माशाल्लाह हो गया, ऐसे ही मैं बाकी भी सब पढ़ाई अच्छे से कर लूँगा। और ये बिल्कुल सत्य बात है स्वास्तिक। इसका आपके किस संप्रदाय या किस धर्म को आप मानते हो उससे जरा भी रिलेशन नहीं है। आप सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, ज्यू हैं, कौन हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो तरीके हमारे ऋषियों ने, योगा आचार्यों ने हमको दिए हैं, ये हमारी मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करता है। आप सोचिए, आज सुबह सुबह तुम्हारे बच्चे जब उठते हैं तो वो भागते हैं क्योंकि लेट उठते हैं और स्कूल जल्दी शुरू होता है, आधा पौन घंटा ट्रैवलिंग में लगता है, तो जल्दी से निकल जाते हैं घर से। स्कूलों में प्रार्थना का आजकल सिलसिला नहीं चलता है और शायद जो कराते हैं वो इतनी बोरिंग होती होगी कि उनको उसमें मज़ा नहीं आता। पर मेरा सुझाव है कि अगर हर स्कूल में प्रार्थना किसी धर्म की भले न करावें, लेकिन कुछ देर के लिए अगर सब बच्चों को नाड़ी शोधन प्राणायाम करवा दें या कुछ देर के लिए बच्चों को त्राटक का अभ्यास करवा दें, वेरी सिंपल टू डू, खड़े में भी हो सकता है, बैठ के भी हो सकता है। तो 5, 7, 10 मिनट का अभ्यास अगर हर स्कूल में ये चीज़ चालू कर दी जाती है तो मैं ये समझती हूँ कि इससे उनका बौद्धिक विकास भी होगा, उनकी एकाग्रता भी अच्छी होगी, जो वो पढ़ेंगे वो उन्हें याद भी रहेगा। और चूंकि जो पढ़ा सुना है वो याद रहेगा तो घर वापस जाके फिर से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। देखिए, जब जितने यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ और जो उनके मम्मी पापा बैठे मैं उनके लिए भी कह रही हूँ, जब आप कोई नई फिल्म देखने जाते हैं, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा आदमी औरत होगा जिसको फिल्म देखना पसंद ना हो, सब फिल्म बफ होते हैं। आप जब सिनेमा हॉल में जाके 3 घंटा लंबी फिल्म देखते हो तो सिनेमा हॉल से बाहर आके क्या आपको पिक्चर की स्टोरी भूल जाती है? बोलिए हाँ कि ना। फिल्म की स्टोरी तो याद रहती है, उसमें जो गाने होते हैं ना वो भी याद होते हैं। अब जिसने उस फिल्म की स्टोरी लिखी, आपने वो स्टोरी उसको कभी सुना नहीं है, जिसने लिखा उस राइटर को जानते नहीं हैं, जिसने डायरेक्ट किया उसको पहचानते नहीं हैं, और नए एक्टर्स की टीम के साथ या पुराने एक्टरों के साथ उन्होंने एक फिल्म बनाई और आपने 3 घंटे की फिल्म देखी और देख के ऐसा बढ़िया मज़ा आता है, देखते हुए में भी मज़ा आता है, और जब सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो पूरी स्टोरी याद होती, न केवल याद होती, वो
फ्रेंड्स को फ़ोन करके बताते हैं उसमें यह हुआ, उसमें यह हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। एक छोटा सा वाकया आपको सुनाती हूँ। बचपन में एक बहुत बच्चे भी नहीं होंगी, मैं 16-17 साल की, तो सिनेमा देखने के लिए गए। तो उसमें जो विलन है, आखिरी सीन में, हिंदुस्तानी फिल्म ऐसी होती, लास्ट में ही उसकी पिटाई होती, पूरी फिल्म में विलन मजा कर रहा होता, इसको मार दे, उसको धाड़ दे, उसका बलात्कार कर दिया, ये कर दिया, वो लास्ट में आके बस उसकी पिटाई होती, और पुलिस बिल्कुल ही लास्ट में आती जब सब कुछ हो चुका होता है। तो हमारे पीछे गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। पूरी फिल्म में वो उनकी कमेंट्री पीछे से चलती रही। बोले हाय हाय ये कैसा आदमी है, मरता भी नहीं, देखो क्या कर दिया उसको। वो हर कुछ बात होती बुरी, तो वो पीछे से उनकी कमेंट्री चलती, पर धीरे धीरे बोलते तो ऐसा कुछ तकलीफ नहीं थी। जहाँ लास्ट में वो दिखाते कि विलन आगे आगे भाग रहा है और हीरो पीछे पीछे भाग रहा है और दगड़ 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 बड़ा म्यूजिक चल रहा है, तो वो पीछे जो बाबा बैठा था वो तो इतना एक्साइटेड हो गया, सीट पर उछल उछल के बोले मार मार इसको, कुतड़े को मार 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 इसको। जूं लगा वो गाली देने, इतना एक्साइटेड हो गया, सीट के ऊपर खड़ा हो गया और इतने जोर जोर से चिल्लाया कि लोग बोले बाबा नीचे बैठ जा, हमारी फिल्म को क्यों खराब कर रहा है। तो बोले तू चुप करनी तो तेरे भी एक लगाऊंगा। फिर बोले हीरो का नाम लेके मार मार इसको और मार। हाउ इन्वॉल्व्ड वी गेट व्हेन वी वॉच सिनेमा। पिक्चर देखते हैं तो लगता है जैसे वो कहानी उसकी नहीं हमारी है। इतना इन्वॉल्वमेंट होता, इतना एंटरटेनिंग होता है। 3 घंटे की फिल्म याद रहती बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक। स्कूल में सिर्फ 40 मिनट की एक क्लास होती है। 40 मिनट में टीचर सिर्फ एक चैप्टर सुनाता है या पढ़ाता है, और वह 40 मिनट में आधा चैप्टर जो पढ़ा बच्चा कहे मुझे वो याद नहीं रहा, क्या बात बनती है? 3 घंटे की फिल्म तो याद रह जाती है, वो आधे घंटे का पढ़ाई क्यों नहीं याद रही? क्योंकि पढ़ाई इतने बोरियत के ढंग से पढ़ाई जाती है, इतना नॉन एक्साइटिंग वे से पढ़ाई जाती है कि बच्चे यही देख रहे होते हैं कि क्लास का टाइम कब खत्म होवे और वो छूटे इस जंजाल से। तो हमारी शिक्षण प्रणाली में कुछ रोल शिक्षकों को भी सार्थक करना चाहिए, और कुछ माँ बाप और स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको मिलके हमारे विद्यार्थियों के, हमारे स्टूडेंट्स के मानसिक और बौद्धिक विकास करने के कुछ साधन वो इस्तेमाल अवश्य करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं ये निश्चय से कहती हूँ कि स्कूल जाना बच्चों के लिए बड़ा आनंददायी होगा। चूँकि उसने ध्यान से वहीं पढ़ लिया है तो घर आकर के दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और फिर किसी ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अभी तो बेचारे बस्ते स्कूल बैग के बोझ के तले दबे दबे पूरा दिन निकल गया, फिर ट्यूशन हो रही है, और फिर चिंता के एग्जामिनेशन हॉल में जाके जो याद किया वो सब भूल जाता है। और जब बच्चे परेशान होते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि आपको यहाँ क्या हाल है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ हालत ये हो रही है, 7वीं 8वीं के बच्चे, स्कूल के बच्चे सिगरेट पीने लग गए, नशा करने लग गए, क्योंकि टेंशन के कारण उनको नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आती है तो अगला दिन और ख़राब होता है। तो नींद अच्छी आ सके इसलिए एक अंग्रेज़ी दवा है खांसी की, वो पीने से नशा आता है, सेडेशन होती है, तो वो खांसी की दवा खरीद करके पी लेते हैं ताकि रात को वो अच्छे से सो सके। और उस दवा में अफीम होती है। तो जिनको समझ लग गई है, ये भी सुनने में आ रहा था, पढ़ने में आ रहा था, अखबारों में भी ये चीज़ आई थी, ये जो इंक इरेजर होता है सॉल्यूशन बच्चे स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, उस इंक इरेजर को वो रुमाल पे या अपने शर्ट के कफ पर ऐसा थोड़ा गिराते हैं
और उसको सूंघते हैं। उसको सूंघने से नशा होता है, नशा होता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं तो पढ़ाई की जो चिंता हो रही थी वो उससे थोड़े देर को टेम्परेरी मुक्त हो जाते हैं। ये बात तब पता चली जब प्रसिद्ध स्कूलों के आसपास बुक स्टोर्स में इंक इरेजर धड़ाधड़ बिक रहा था। समझ नहीं लगी कि इतना इंक इरेजर बच्चे क्यों खरीद रहे। अब सोचने की बात है ये, बच्चों को तनाव मुक्त होने की शिक्षा क्या आप दे रहे हैं, माता पिता दे रहे हैं? नहीं। क्या स्कूल दे रहा है? नहीं। क्या शिक्षक दे रहे हैं? नहीं। उनके ऊपर सिर्फ बोझा डाला जा रहा है, अच्छे नंबर लाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और इतना कंपटीशन और रिजर्वेशन है हिंदुस्तान में, और सीट कभी कभी लायक बच्चों को मिलती ही नहीं है। तो बड़ी सारी समस्याएं हैं। तो अपने तनाव से जूझना जब बच्चे को आएगा नहीं तो उससे क्या होगा, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो खुद परेशान होगा, और जब ये परेशान होगा तो इस परेशानी से उनके अंदर गुस्सा बढ़ता है। आपने क्या ये महसूस किया है या नहीं, जब आप सड़क पे निकलते हैं, मोटरसाइकिल, कार या स्कूटर, अगर कोई यंग, कोई टीनेजर चला रहा है तो एकदम रैश, 90% वो रैश चला रहे होते, इतना वो खतरनाक गाड़ी चला रहे होते हैं कि या तो वो किसी को मारेंगे या वो खुद का एक्सीडेंट कर लेंगे। और जरा जरा सी बात पर गाली गलौज करना और जरा जरा सी बात पे लड़ाई करना एक आम बात होती जा रही। पार्किंग के लिए लड़ पड़ेंगे, मैं पहले निकलूंगा इसलिए लड़ पड़ेंगे, पार्किंग की जगह के लिए लड़ाई हो जाती है, और जरा जरा सी बात पर इतना हिंसक हो रहा है आज का नौजवान, और इतना क्रोध। क्या आपने कभी सोचा कि इन बच्चों को जैसी परवरिश देनी चाहिए आप वैसी नहीं दे रहे? अच्छा खाना देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके मन के अंदर आए हुए तनाव का क्या उपाय करा रहे हैं आप? आज ही एक प्रसिद्ध अंग्रेजी की अखबार का मैं सर्वे पढ़ रही थी कि पूरे देश में जितना जुर्म हो रहा है, अपराध हो रहा है, वो 14 साल से 18 साल की उम्र के, माने कम उम्र के बच्चे, माइनर्स ज्यादा कर रहे हैं। और हैरत इस बात की थी कि ये जो कम उम्र के बच्चे हैं 14 से 18 वाले, ये सेक्स क्राइम ज्यादा कर रहे हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध केस आपने सुना होगा, जो लड़की का हुआ था, उसमें 3 बड़े उम्र के थे और एक नाबालिग कम उम्र का था। और इस तरह जब पूरे देश के पुलिस थानों से आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं तो ये देखा जा रहा है कि ये जो माइनर हैं, माने कम उम्र के जो लड़के हैं, वो मॉलेस्टेशन और रेप, बलात्कार, छेड़खानी की वारदातों को ज्यादा कर रहे हैं। परवाह नहीं रह गई, डर नहीं लगता किसी से। बाप पैसा कमाने में बिजी है, माँ घर के कामों में बिजी है, संस्कार कोई देता नहीं, सत्संग सुनना नहीं, संत की संगति करनी नहीं, अकल कहाँ से आएगी, ज्ञान कहाँ से आएगा, समझ कहाँ से आएगी। और जिनके साथ वो उठते बैठते हैं वो सब ऐसी गंदी हवा चल रही है कि नैतिकता का पतन होता जा रहा है। नैतिकता का पतन इतना हो जा रहा है कि सिर्फ शायद अपने घर में जो बहन बैठी है वही बहन लगती है, उसके अलावा हर लड़की के वास्ते मन में मैल है, मन में कुदृष्टि। लड़की न माने, चिट्ठी का उत्तर न दे और पीछा करते रहें, और अगर बात नहीं बन रही है और यहां देखा कि किसी और लड़के के साथ वो बैठी है तो एसिड खरीदो और लड़की के मुंह पे डाल दो।
उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, उसका चेहरा बिगाड़ दो। पिछले कुछ समय से चूंकि बलात्कार की घटनाओं को पुलिस में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, लड़कियों ने, औरतों ने, धीरे धीरे वो हिम्मत करके आगे आती हैं और वो बोलती हैं, तो कल उसकी कोई पहचान नहीं कर ले, ये एक नया तरीका आजकल चालू हो गया है। इस विषय पर मैंने आज से 7-8 साल पहले ये बात कही थी कि अगर बलात्कारियों को सही दंड और जल्दी सजा नहीं दी जाएगी तो फिर वो सोचेंगे कि हमको सजा मिले, कल लड़की हमारी पहचान करे तो लड़की को मार दो। ये किस्से अब बहुत सुनने में आ रहे हैं कि वो बलात्कार करते हैं, करने के बाद जला देते हैं, या बलात्कार नहीं कर पाए तो भी आग लगा के जला देते हैं ताकि वो किसी को जाके कहने लायक नहीं रहे और जीवित ही ना बचे। क्रूरता देखिए कितनी हो गई। मानव तो दानव बनता जा रहा है। इतना राक्षसी कर्म, इतना सोचने की बात है। मैं ये समझती हूं कि एक इसके ऊपर भी खोज की जानी चाहिए कि जो बलात्कारी पुरुष पकड़े जाते हैं, एक बार जाके उनके घर में उनकी मां का इंटरव्यू लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इस मां ने अपने पुत्र को क्या संस्कार दिए। जहां उस बलात्कारी को दंड मिलने चाहिए, मैं समझती हूं कि हमारे कानून में कुछ ऐसी चेंज होनी चाहिए कि उस लड़के को सही शिक्षा देने में असफल हुए माता और पिता दोनों को भी कुछ दंड होना चाहिए। ये दंड सिर्फ उस लड़के को ही क्यों? उस मां ने जन्म तो दे दिया, शरीर तो पैदा कर दिया, वो तो गर्भाशय से 9 महीने में बाहर आ ही जाएगा बच्चा, लेकिन उस बच्चे के अंदर संस्कार, अकल तो मां डालती है। और अगर मां ने ये अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो ये आदमी का बच्चा आदमी नहीं, ये आदमी का बच्चा हैवान हो जाएगा, जानवर हो जाएगा। सोचने की बात है ये। मैं तो कई बार ऐसा मानती हूं, ये कहती हूं कि जब मैं बोल रही हूं तो मैं बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं इसलिए बोल रही हूं कि तुम्हारे बच्चों को ये संस्कार मिल सके, ये ज्ञान, ये सत्संग, ये सद्बुद्धि, मानवता के प्रति प्रेम और स्त्री के प्रति सम्मान की भावना उसके अंदर जगनी चाहिए। जिस घर में पति अपनी पत्नी को मारता पीटता है, उस घर के लड़के राह चलती औरत को कभी सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि उसने अपने बाप को देखा है ना बीवी को पीटते हुए। जिस घर में बहन, बेटी और माता का सम्मान नहीं होता है, माफ करना, उस घर के पुरुष संभ्रांत पुरुष नहीं हो सकते हैं, कल्चर्ड नहीं हो सकते हैं। लेकिन इतने गंदे घर के वातावरण के बावजूद अगर कोई लड़का, कोई पुरुष सभ्य है, संस्कारित है, तो मैं समझती हूँ जरूर उसके पूर्व जन्म का कोई अच्छा संस्कार होगा कि ऐसे नारकीय परिवार में रह कर के भी उसने अपने मन को दूषित नहीं होने दिया, मन को खराब नहीं होने दिया। देखिए, धर्म अध्यात्म मेरा विषय है, मैं उस पर तो बात कर ही रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं इस तकलीफ को भी महसूस करती हूँ। ये जो दिन प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, इसका बहुत बड़ा कारण मैं समझती हूँ हमारे देश की माताएं हैं। वो खुद कमज़ोर हैं, पति जुल्म करता है सह लेती हैं, सास ससुर जुल्म करता है सह लेती हैं, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ ना वो खुद जीवित है, ना खुद जिंदा रहती हैं, ना ही स्वाभिमान, सेवा, प्रेम और सौहार्द का संदेश अपने जीवन से अपने बच्चों को कैसे देंगी। वो औरत मार खा लेती है अगर शराबी पति उसे मारे तो। और मैंने कल भी कहा था, छोटे छोटे बच्चे अपने घर के बड़े बुजुर्गों का
जो भी कर्म होता है उसको देख के वो सीखते हैं। जिस घर में पिता अपने पिता का सम्मान न करता हो, जो पुत्र अपने पिता का सम्मान न करता हो, उस घर का पोता कभी अपने पिता या अपने दादा का सम्मान बोलो कैसे करेगा? जिस घर का बेटा अपने बाप को गाली देता हो कि बुढ़ा मरता नहीं है, ये बुढ़ा मरेगा तो तिजोरी मुझे मिलेगी, बोलिए उस घर में पैदा हुए पोता पोती किस तरह, कैसे और क्यों अपने दादा और दादी का सम्मान और प्यार कर सकेंगे, उनकी सेवा कर सकेंगे? इन विषयों को बहुत ध्यान से समझिए। मेरा निवेदन है, यहाँ बैठी समस्त माताओं से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपसे भी और समस्त जो पुरुष यहाँ बैठे हैं, मुझे आपको भी ये निवेदन करना है, एक उत्तम श्रेष्ठ पुरुष होने का रोल अदा करिए, एक जिम्मेदार संस्कारी माता पिता होने का अपना कर्तव्य पूरा करिए। वही देख के आपके बच्चे संस्कारी, आपके बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। और जितने यहाँ बैठे हैं आपके आगे 100-200 संबंधी होंगे, जैसा आप होंगे आपको देख के आपके बाकी संबंधी हो सकता है पूछें कैसे किया, हम भी ऐसे करें। तो हर व्यक्ति के अगर 100-200 संबंधी हैं और यही चर्चा और यही भावना बाकी सब में आने लग जाए तो क्या हमारे समाज का कल्याण नहीं हो जाएगा? आज मुंह अंधेरे घर से बाहर लड़की निकलने में अगर असुरक्षा महसूस करती है तो मैं सोचती हूँ इससे ज़्यादा कलंक इस समाज का और कोई हो नहीं सकता है। जहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है, जहाँ स्त्री सुरक्षित नहीं है, जहाँ सड़क पे उसको छेड़खानी करे और कोई भी कार में उठा करके ले जाए, बलात्कार करके फेंक दे या मार ही दे, और हम लोगों के अंदर जरा भी क्या दया, जरा भी क्या सहानुभूति नहीं रह गई कि हम इस मुद्दे को सोचें और इसके ऊपर कुछ काम करें। कितने स्कूलों में, कितने कॉलेजेस में इस मुद्दे पर ये बात की जा रही है कि लड़कों को ये सिखाया जाए कि लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कौन देगा ये शिक्षा? और अगर कोई ये बात ही नहीं करेगा तो जो मूलभूत नैतिकता है, जो मूलभूत संस्कार है, जब वो नहीं होंगे तो सच कहूँ धर्म और आध्यात्मिक विकास की बातें तो झूठ हो जाएंगी फिर बिल्कुल।